हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड देखेंगे। इसमें आपको मिलेंगे पीवाईक्यू, साथ साथ में उसके साथ जो अटैच्ड कॉन्सेप्ट होंगे वो, और एक स्टेप आगे थोड़ा सा देखेंगे उस कॉन्सेप्ट के आगे क्या पूछ सकता है हमसे नीट, और एक स्टेप पीछे जाके देख सकते हैं उस चीज़ को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में सबसे पहले अपने को चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जानना होता। तो वहाँ से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे या तो चार्ज कंजर्वेशन के नाम पे या तो फिर क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के नाम पे। तो एडिविटी ऑफ चार्ज है कि सिंपल चार्ज कैसा क्वांटिटी है, चार्ज कैसा क्वांटिटी, स्केलर या वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड। सिर्फ मैग्नीट्यूड होने के कारण ये कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो पहला प्रॉपर्टी कह रहा है कि एडिविटी ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को हम सिर्फ जोड़ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सिस्टम है जिसमें +2 कूलम, -3 कूलम, +5 कूलम, तो इसमें टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा, हाँ, +5 2 7, प्लस का प्लस के साथ और -3 करेंगे तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, +4 कूलम। तो इसका कहने का मतलब कि चार्ज को हम क्या विद एडिशन जोड़ेंगे, प्लस के साथ रहेगा तो प्लस प्लस जुटेगा, माइनस रहेगा तो वो सब्ट्रैक्ट होना कंपलसरी है। दूसरा क्या है कि चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व, और कौन सा चार्ज, टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। सिस्टम का कैसा चार्ज, टोटल चार्ज, ना कि इंडिविजुअल चार्ज के बारे में बात करेंगे। और वो भी सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड सिस्टम, कि मतलब कोई बाहर से कोई सिस्टम पर कोई इफेक्ट ना करे, वैसे सिस्टम का टोटल चार्ज क्या रहेगा, कंजर्व। नेक्स्ट तीसरा, क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज, कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब चार्ज को हम ट्रांसफर करेंगे तो उसको कैसे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन देके या तो 2 इलेक्ट्रॉन देके, आधा पौने डेढ़ देके नहीं कर सकते। इसका मतलब टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम या बॉडी इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है, इंटीगर, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और ई का वैल्यू कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन इंटीगर होगा। अब ये इंटीगर कितने तरह का होते हैं, 2, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो अगर एन पॉजिटिव इंटीगर, इसका मतलब चार्ज पर टोटल चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब उस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा। तो पॉजिटिव चार्ज आने का रीजन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव चार्ज आने का गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत इसमें? तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, या सिस्टम के ऊपर बहुत सारे 2 पार्ट में तोड़ दे तो पूछ ले चार्ज कंजर्व है या नहीं, 2 क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन, if 10⁻⁹ electrons move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 1 कूलम चार्ज करना किसी बॉडी में कितना समय लगेगा अगर 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो 1 कूलम चार्ज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को, अगर ये पता हो जाए तो हम पता कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो बताइए 1 कूलम में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नहीं, कैलकुलेशन करो। अपने को मालूम क्या है, क्यू मालूम है 1 कूलम, ई का वैल्यू मालूम 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, तो एन का वैल्यू पता कर लीजिए। कि एन का वैल्यू कितना होगा, तो पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए 1 कूलम बनने के लिए।
Q इक्वल टू एन ई फॉर्मूला लगाइए आप, Q इक्वल टू एन ई, क्यू का वैल्यू 1 कूलम, एन नहीं मालूम, ई का 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, तो एन का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कि नहीं। तो इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा बॉडी पर 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए। अब समय निकालना, तो 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा, 1 सेकेंड। तो एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, 1 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9 सेकेंड। तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 9, तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड। ये आपका इतना समय लगेगा। अगर मिनट में ऑप्शन रहेगा आपके पास तो मिनट का कर लेंगे, तो 60 से डिवाइड कर लेंगे, आवर में चाहिए तो 60 से और डिवाइड कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन आपके अभी तक नीट में नहीं आए हैं Q इक्वल टू एन को यूज करते हुए। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन ये छूटा पड़ा है नीट के लिए, तो ये टाइम ना पूछ के आपसे इस प्रिंसिपल पर जरूर पूछ सकता प्रोबेबिलिटी के लिए कि Q इक्वल टू एन। चलो नेक्स्ट बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब। एक कप है जिसमें पानी भरा पड़ा है और उस कप का वॉल्यूम कितना है 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो बताना है उस कप में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो क्या सोचेंगे कि अपने को क्या मालूम है, वॉल्यूम कितना 250 सेंटीमीटर क्यूब, और वाटर का डेंसिटी तो याद ही रहता है कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अपने को पता करना है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने होंगे, तो पता तो चल जाए कि उसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कि नहीं। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मालूम करना पड़ेगा, तो उसके लिए पहले मास मालूम करना पड़ेगा कितना मास का। चलो जल्दी करो, रास्ते तो पता चले। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स पता करना पड़ेगा, और वाटर का फॉर्मूला क्या था H2O। तो वॉल्यूम मालूम है, डेंसिटी मालूम है, तो मास निकल जाएगा यहाँ से, मास ऑफ वाटर इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब, तो मास पता चल गया 250 ग्राम। तो अपन को नंबर ऑफ मोल्स भी पता चल जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना 250 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास कितना है वाटर के लिए 18 ग्राम। तो कितना हो गया 250 अपॉन 80, ठीक है, इतना मोल्स। अब अपने को मॉलिक्यूल्स चाहिए है ना, तो मोल्स को क्या करेंगे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता चल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर
250/18 इंटू Na, और Na का वैल्यू कितना 6.023 इंटू 10⁻23। अब बताओ कि एक मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन में कितना पॉजिटिव चार्ज है। हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन है ना, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन, दोनों पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास कितना प्रोटॉन 8, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8, तो टोटल कितना होंगे 2 + 8 10 प्रोटॉन है ना, और एक के पास 10 E हो जाएगा प्लस में, तो जितना प्रोटॉन है क्योंकि न्यूट्रल है तो उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होना पड़ेगा, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन भी है। तो एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 10 E चार्ज है, तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने चार्ज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे कि नहीं। चलो बताओ जल्दी। कितना, अरे ई का वैल्यू भी तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तभी तो चार्ज पता चलेगा। ऐसे तो सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पता कर पाएंगे हम। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज टेन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 250/18 इंटू 6 इंटू 10⁻23। 6.023 को हमने 6 लिख लिया। अब 6 3 जा -19 +23 +4 और +4 और 1 +5, तो इसको ऐसे लिख ले 16 इंटू 250/3 इंटू 10⁻4, और ये कट जाएगा 3 5 जा में है ना, 3 5 जा और 25 × 5 = 125, 125 इंटू 10⁻5 अप्रॉक्स में इतना कूलम चार्ज। तो जितना पॉजिटिव रहेगा चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। आगे बढ़े, नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़ने के बाद कूलम्स लॉ आएगा, क्योंकि चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज हो, उसके चार्ज कितना Q1 और Q2, और उसको किसी r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हम ये Q1 चार्ज ले लें और ये Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो F क्या हो जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो दोनों को कंबाइन करके लिख लेते हैं, तो F इक्वल टू क्या आ जाता है K Q1 Q2 अपॉन, तो ये हमें क्या बताएगा, क्वांटिटिव नेचर ऑफ फोर्स है ना, कितना फोर्स लगेगा वो चीज हमें कूलम्स लॉ बताएगा कि नहीं। अब इसमें क्या करें, अब ऐसा हो सकता है कि डिस्टेंस फिक्स कर ले, चार्ज को इंटरचेंज करें तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ ले, या फिर क्या करेगा, चार्ज को कांस्टेंट करके डिस्टेंस को चेंज करे तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ ले। तो मान लेते हैं चार्ज को कांस्टेंट रखें, डिस्टेंस को 2 गुना कर दें, तो फोर्स क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज किए तो फोर्स को क्या होना पड़ेगा डिक्रीज, और 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर से डिक्रीज करेगा, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 से डिक्रीज करेगा। अगर मान लेते हैं डिस्टेंस को फिक्स कर ले, एक चार्ज को हम क्या करें
डबल कर दें तो फोर्स क्या होगा, डबल हो जाएगा। दोनों चार्ज को डबल कर दे तो फोर्स क्या होगा, 4 टाइम्स। दोनों चार्ज को डबल करके रेडियस को 2 टाइम्स कर दे तो दोनों के बीच के डिस्टेंस का सेम। तो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पर पूछा जाएगा। और k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन तो ये, दूसरा क्या बनता है, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता कि जो एप्सिलॉन नॉट है इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका वैल्यू कितना होता है वैल्यू, हाँ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो एक तो इसका एप्सिलॉन नॉट का यूनिट आपको मालूम होनी चाहिए और दूसरा इसका डायमेंशन लिखने आना चाहिए, है ना। इसका डायमेंशन लिखाएगा एप्सिलॉन नॉट का, चलो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट लिख के बताओ। चलो तो यहाँ यूनिट क्या दिख रहा है अपने को, कूलम स्क्वायर, और कूलम को क्या लिखते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो एम्पियर टाइम का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे में न्यूटन, तो न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू इंटू मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, कि नहीं। चलो अब कर दीजिए, एम माइनस में दिख रहा, एल नीचे 3 तो एल माइनस 3, टी के लिए दिख रहा तो टी पर पावर 4 ए स्क्वायर। तो आपको यूनिट से डायमेंशन लिखना आना चाहिए, डायमेंशन से यूनिट लिख सकते हैं। चलो इस चीज को एक और क्या जाता है क्या, कि ये पूरा सिस्टम हमने जो बनाया, एक्स को मान लो एक डंबल, जिम वाला जो डंबल होता है दोनों तरफ, और वो सिस्टम को हमने क्या किया, पहले एयर में रखें तब हम फोर्स कैलकुलेट किया, फिर उसको किसी मीडियम में दूसरे मीडियम में प्लेस कर दिया, तो केरोसिन वाटर जहां भी आपको प्लेस करना है वहां हमने प्लेस कर दिया। तब पूछता कि दोनों के बीच का इफेक्टिव फोर्स क्या होगा फिर, है ना। कि जैसे ही किसी मीडियम में डालेंगे तो एफ मीडियम क्या हो जाता है, वो एयर में जो होगा डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना। कि जितना एयर में रहेगा उससे k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा मीडियम के अंदर फोर्स। तो इससे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलो इसको लिख लो, और 2 पॉइंट, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। कांस्टेंट रहने की वजह से, आडम बोली कांस्टेंट रहेगा, वजह उसका वजह हाँ, तो इफेक्टिव फोर्स ये काम कर रहा है ना। इंडिविजुअल
फोर्स कम इधर उधर हो जाएंगे होंगे वो भी, बट दोनों के बीच का जो फोर्स है मीडियम में डालने पर, क्योंकि यहाँ पर अब कौन सा पहले एयर था, है ना, अब ये सारी चीजें किससे हो जाएगा, अगर वाटर में डाल रहे हैं तो सारी चीजें किससे हो जाएंगी, वाटर के कारण, और वाटर का अपना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कि नहीं, तो वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो एफ मीडियम क्या हो जाएगा, एफ एयर अपॉन के। पहला क्वेश्चन नीट 2023 एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.3। क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस इज 2.4 into 10 to the power 39. The ratio of proportionality constant K equal to 1/4 by epsilon naught to the gravitational constant G is nearly क्या होगा, गिवन दिया हुआ चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ने मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ, तो जो दिया हुआ कंडीशन वैसे लिख लीजिए सिंपल सा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बटे ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो दिया हुआ है 2.4 into 10 to the power 39। तो आपसे पूछ रहा है रेशियो के अपॉन जी का, तो फाइंड आउट में है के अपॉन कैपिटल जी का वैल्यू क्या होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखेंगे, उसमें सारे वैल्यू को इनपुट करेंगे, अपने आप पता चल जाएगा। ई क्या लिखे यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखेंगे, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कि नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 2.4 into 10 to the power 39। तो आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसल, तो अपने को Q1 Q2 वैल्यू चाहिए और M1 M2, और अपने को KYG निकालना है, तो KYG यहाँ से क्या हो जाएगा, K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बटे G इंटू M1 M2 इक्वल टू 2.4 into 10 to the power 39। तो KYG चाहिए अपने को, K बटे G इक्वल टू 2.4 into 10 to the power 39 इंटू M1 M2 डिवाइड बाई Q1 Q2। एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ लिखेंगे, तो 2.4 into 10 to the power 39 इंटू M1, तो एक का मास है 9.11 into 10 to the power -31, दूसरे का क्या है 1.6 into 10 to the power -27। चार्ज की बात करें तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -38, डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख लिए। चलो कैलकुलेशन करें, -31 -27 +39, तो ये हो जाएगा +8 और +8 -27 -19
कि नहीं? -19 ये ऊपर जाएगा तो +38 हो जाएगा, तो -19 + 38 +19। चलो तो कैलकुलेशन में आ गया आपके पास × 10⁻19। 10 का सारा खेल खत्म। अब बचा कितना? 2.4 × 9 डिवाइडेड बाई 1.6 × 1.6। इसको 9 अप्रॉक्स कर लें। हाँ ऑप्शन रहेगा, अब मेन रहेगा कि 2 ऑप्शन ऐसा रहे तो डेटा आएगा, जो भी रहेगा ऐसा काम कर। हाँ 1 हाँ ये एक अप्रॉक्स करके यहाँ काट देंगे, एक अप्रॉक्स यहाँ काट देंगे इसको, तो अपने आप कैलकुलेशन आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन खेल खेलना है, लंबे कैलकुलेशन नहीं करना अपने को। कोई दिक्कत इसमें? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। आगे बढ़े। अब जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये है, और इसके 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन पूछ चुका है नीट। क्या है? कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 stationary point masses, both have inverse dependence on the distance between the charger and mass respectively. Compare the strength of these force by determining the ratio of their magnitude for electron and proton. हाँ तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है अभी, जो पिछला क्वेश्चन 2023 के नीट के अंदर है ना। ये क्वेश्चन अब पूछेगा नहीं क्योंकि एक तरह का पूछ चुका है ना, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका था नीचे वाला। चलो थोड़ा फास्ट जल्दी कैलकुलेशन कर दो, ऑर्डर में सिर्फ। ऑर्डर निकालो। पहला पार्ट का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट किसके किसके हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो अपने को चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बटे ग्रेविटेशनल फोर्स। ये क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर जी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, तो K का वैल्यू 9 × 10⁻9। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो 1.6 × 1.6 × 10⁻38। मास के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31, प्रोटॉन का मास इतना × 10⁻27 कि नहीं। के जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.6 × 10⁻11। चलो 31 27 58 58 और 19 69, और उधर ऊपर हो गया कितना? -29, तो -29 + 69 + 40, तो ये ऑर्डर आ जाएगा समथिंग × 10⁻40 का। और यहाँ से अगर देख ले ऊपर कितना बड़ा वैल्यू है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 9 × 54 16 में 44, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो उसको डेसिमल में लेके चलेंगे तो ये ऑर्डर कितने का आ जाएगा अपने को? 39 का कि नहीं। चलो प्रोटॉन के बीच का करके बताओ। दूसरा 2 प्रोटॉन होगा तो सेम इसी तरीके से बस मास चेंज करना, इलेक्ट्रॉन की जगह मास किसका आ जाएगा? प्रोटॉन का। तो उसके केस में सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? FE अपॉन FG इक्वल टू K का वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू 1.6 × 1.6 इंटू 10⁻38, और G का वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10⁻54 कि नहीं। चलो 10 का पावर नीचे कितना हो गया? -65, और ऊपर कितना हो गया? -29 + 65 -29 + 65 .
39, 36। तो ये ऑर्डर किसके आ जाएगा? 10 टू द पावर 36 का, कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर बी, ये तो करना पड़ेगा। Estimate the acceleration of electron and proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom separation। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रम है। अब हो गया 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखेंगे? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 हो गया 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, Q2 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 10 पर पावर माइनस 20। तो जितना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है वो इलेक्ट्रॉन पे भी लगेगा। कौन लगाएगा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन लगाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन पर लग रहा होगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन भी आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हो गया इसके लिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू दिस फोर्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो इसको कर लेते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 और नीचे में 10 टू द पावर माइनस 20। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20। ये कितना हो गया? माइनस 51 और ऊपर हो गया माइनस 29, माइनस 29 प्लस 51 प्लस 22। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा 10 टू द पावर 22 ऑर्डर का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब सोचो, तो फिर ऑर्बिट में रहता कैसे है ये? स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में सोचे तो एक्सेलरेशन देख लो कितना ज़्यादा। क्या चाहिए? फोर्स। कौन सा फोर्स? उसी फोर्स के कारण तो इलेक्ट्रॉन इतना दौड़ सकता। तो हाइड्रोजन में तो एक ही होगा, एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का केस तो यहाँ को सॉल्व कर सकते हैं। चलो प्रोटॉन का बताओ। तो लिखेंगे मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू इतना ही फोर्स। तो ऑर्डर में सिर्फ लिख ले माइनस 29 और ये हो गया माइनस 20, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस 9, कि नहीं? ऑर्डर में देखें 9 माइनस 38 माइनस 29, माइनस 20 तो ऊपर जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो माइनस 29 प्लस 20 कितना? माइनस 9। तो ऑर्डर के हिसाब से लिखे तो सिर्फ इतना आएगा। और मास ऑफ प्रोटॉन अपने मान लेते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 9 डिवाइड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। तो ऑर्डर वाइज देखें तो 10 टू द पावर 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कैलकुलेशन इतने भी पेचीदा कैलकुलेशन भी रहेगा आपके पेपर में। पेचीदा कैलकुलेशन पैसेंस चेक के लिए दिए जाते हैं, है ना, क्योंकि डॉक्टर को पैसेंस रखना बहुत जरूरी है। चलो नेक्स्ट, जो नीट में पूछा है 2022। तो ये दिख रहा,
द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन between the electron and proton when they are 1.6 angstrom apart. फिर से वही कि दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वो लिखेंगे कैसे, तो एफ ई इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अपने को किसका एक्सेलरेशन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो जो फोर्स लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर इंटू एम ई। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू वन 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू 1.6, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 20, क्योंकि एंगस्ट्रम में 10 टू द पावर माइनस 10 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। चलो कैलकुलेशन करो, -29 प्लस -9 -9 प्लस 31, ये कैंसिल कर दें, ये कैंसिल कर दें, तो ऊपर कितना हो गया 10 टू द पावर माइनस 29 प्लस 51 22, आगे बढ़े। नेक्स्ट, 2 point charges A and B having charge plus Q and minus Q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F if 25% of charge A is transferred to B, then force between the charge becomes। नाइन एम बाई 16, सोचो, दो चार्ज ए और बी बनाओ, ए बी, इसके पास प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज, तो इस दोनों के फोर्स में एफ लग रहा है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने क्या किया कि ए से 25% चार्ज किसको दे दिया हमने, बी को, तो 25% चार्ज देने का मतलब 1/4, तो क्यू बाई 4 चार्ज इसको दे दिए, तो इसमें क्यू बाई 4 चार्ज कम हो गया होगा, तो अब इसके पास कितना होगा, क्यू माइनस क्यू बाई 4, तो कितना हो गया 3Q अपॉन 4। इसके पास कितना हो जाएगा, माइनस क्यू, इसने पाया गेन किया तो प्लस क्यू बाई 4, तो उसके साथ कितना हो गया -3Q/4 चार्ज इसके पास। अब फोर्स बताओ, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, तो अब यहाँ फोर्स आ जाएगा कितना, F डैश इक्वल टू 3Q/4 इंटू 3Q/4 के नीचे रहेगा आर स्क्वायर ऐसे, तो 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये कितना हो गया 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये कितना है कैपिटल एफ इनिशियल फोर्स, तो एफ डैश कितना आ गया 9F अपॉन 16, तो ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन फ्रेम क्या हुआ, इंडक्शन के क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, मेटल मेटल करके वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ। आगे बढ़े।
Next, suppose the charge of a proton and electron differ slightly. One of them is minus E, the other is E plus delta E. If the net of electrostatic force and gravitational force between two hydrogen atoms placed at a distance d much greater than the atomic size apart is 0, then delta E is the order of. तो दो हाइड्रोजन एटम है, तो दो हाइड्रोजन एटम कंसीडर कीजिए और आंसर लिखिए सारे चीज। एक हाइड्रोजन एटम ए मान लेते हैं और ये डी, इसका मास mh लिख लेते हैं। क्या हम ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं r डिस्टेंस के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं क्या? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन को मान लेते हैं E और प्रोटॉन को मान लेते हैं E प्लस डेल्टा E। तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना? प्लस डेल्टा E का, कि नहीं? तो नेट चार्ज ऑन द बॉडी, इसके पास भी डेल्टा E, यही हाइड्रोजन ये है तो ये भी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख सकते हैं क्या? और दोनों का सम क्या बता रहा है? 0 है ना, यही लिख रहा है ना, एट डिस्टेंस मच ग्रेटर अपार्ट इज 0। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होना पड़ेगा? इक्वल। इक्वल कीजिए, आंसर पाइए, जल्दी करके बताओ। इक्वल कि एफ ई इक्वल टू एफ जी। एफ ई लिखेंगे कैसे? के क्यू स्क्वायर, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा ई अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम एच इंटू एम एच डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो डेल्टा ई का वैल्यू पता करना आपको। तो यहाँ सब फेंको, डेल्टा ई स्क्वायर हो जाएगा जी इंटू एम एच अपॉन के। तो जी का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 11 और के का वैल्यू 10 टू द पावर 9। तो इसको लिख ले 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, के का वैल्यू लिख ले 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू एम एच स्क्वायर। तो डेल्टा ई कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, कि नहीं? चलो एम एच स्क्वायर से तो एम एच तो बाहर चला आएगा, स्क्वायर है तो बाहर चला आया। ये हो गया 10 टू द माइनस 11, ये ऊपर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। तो माइनस 20 है तो एक तो और चला आएगा 10 टू द पावर माइनस 10 बाहर। यहाँ क्या बच जाएगा? 6.6 डिवाइड बाई 9, तो 3 बाहर कर दें तो रूट 6.6 अपॉन 3 इंटू एम एच का वैल्यू यूज कर लें 1.67 इंटू 10 टू द माइनस 27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये कितना हो गया? माइनस 38। तो ऑप्शन नंबर बी दिख गया अपने आप, माइनस 38 है, इसके कारण कुछ वैल्यू कटेंगे 0 के जैसा। सबसे नियर ऑर्डर अपना क्या है? बस कैलकुलेशन ही आगे रोक लेंगे, आगे कैलकुलेशन करो जाओगे टाइम लग जाएगा आपका। तो माइनस 37 दिख रहा। चलो आगे बढ़े। बहुत बहुत पुराना क्वेश्चन नीट का। Two identical charged sphere suspended from a common point by two massless string of length L
are initially at a distance d and d is very less than L apart. Because of their repulsion, the charge begins to leak from both the sphere at a constant rate. As a result, the sphere approach each other with a velocity v. Then v vary as a function of distance x between the sphere. कौन सा? फर्स्ट. चलो कैलकुलेशन करो. एलएलएम पढ़ चुके हो आप लोग? फर्स्ट ही है. कैलकुलेशन तो करो. ये ऐसा कुछ है. एक स्फेयर यहाँ हो गया, एक स्फेयर ऐसा हो गया. तो किसी x समय पे हम देख रहे हैं कि जब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाए, x, है ना. दोनों के पास इक्वल चार्ज है तो इसके पास भी q मान लेते हैं, इसके ऊपर भी q. तो ये स्ट्रिंग है एंगल थीटा, तो इसमें टेंशन लग रहा होगा कि नहीं? लगेगा ना टेंशन. t से ये t हो गया, तो इसके कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा? ऊपर t cos थीटा और इधर t sin थीटा. दोनों कैसे नेचर का? सेम नेचर का चार्ज है, तो रिपल्सन करेगा. तो रिपल्सन करेगा तो इस पर रिपल्सन फोर्स किधर लगेगा? इधर, कि नहीं? और इसके पास कुछ मास है, mg नीचे लगेगा. तो x डिस्टेंस पर मान लेते हैं वो ऐसा सिचुएशन होगा, इक्विलिब्रियम पे आ गया कि t sin थीटा इसको बैलेंस कर देगा, t cos थीटा इसको बैलेंस कर देगा. तो जब बैलेंस कर लेगा तो क्या लिखेंगे? t sin थीटा इक्वल टू एफ ई, और एफ ई क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू बटे आर स्क्वायर के. टी कॉस थीटा क्या हो जाएगा? एम जी. तो अपने किसके बारे में पता करना? वेलोसिटी के बारे में. तो टेंशन का तो कोई काम नहीं है, तो टेंशन को हटा दे. तो टेंशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को रेशियो लेना पड़ेगा. तो जब रेशियो लेंगे तो क्या लेंगे? tan थीटा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर. अब tan थीटा भी हटाना पड़ेगा ना, कि tan थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा. तो जब ये चीजें कर रहे होंगे तो थीटा क्या है अपना? इज स्मॉल, थीटा स्मॉल है. तो tan थीटा जो हो जाएगा नियरली इक्वल टू थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? x/2 अपॉन l, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस. तो रेडियस कितने का बनेगा? उसकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के बराबर. और ये आर्क ऐसा बनेगा x/2 लेंथ का. तो थीटा इक्वल टू हो गया x/2l, वहां पुट कर दे तो ये हो जाएगा कितना? x अपॉन 2l इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर. तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम जी एक्स क्यू अपॉन 2kl, कि नहीं? क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स क्यू डिवाइड बाई 2l, और ये के नीचे चला आएगा. m कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, k कांस्टेंट, l कांस्टेंट. तो फिर क्या कर रहा है? चार्ज और पोजीशन. तो हम इसको ऐसा लिख ले, क्यू स्क्वायर इक्वल टू के एक्स क्यू, के डैश कोई कांस्टेंट मान लेते हैं. तो q का वैल्यू कितना? k डबल डैश x पर पावर 3/2, कोई न्यू कांस्टेंट बन जाएगा. अब इसने लिखा है कि चार्ज कैसे फ्लो कर रहा? कांस्टेंट रेट पे. तो चार्ज का कांस्टेंट रेट, तो टाइम के साथ इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कि नहीं? तो dq/dt निकाल लीजिए. तो dq/dt लिखेंगे इक्वल टू k डबल डैश, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3/2 इंटू एक्स पर पावर 1/2 इंटू dx अपॉन dt. और dx/dt क्या हो गया? वेलोसिटी उसको दे रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए एक्स. तो ये हो गया हमारे लिए वेलोसिटी. ये कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट रेट पे, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट. तो v इंटू एक्स पर पावर 1/2 इज कांस्टेंट. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पर पावर -1/2. तो ऑप्शन नंबर सी. हाँ,
हाँ, अब ये रेडियस ही बनेगा ना, ऐसा स्फेयर बनता दिख रहा है आपको, एक आर्क स्ट्रिंग ये बन गया, और ये बन गया कौन सा, x/2 वाला, क्योंकि ये ऐसा आर्क में बनता हुआ दिखेगा, बट दूर से देखेंगे तो लीनियर दिखता है, इसीलिए सारे काम लीनियर से कर लेते हैं। हाँ नहीं, तो tan थीटा से लिखेंगे तो क्या, अपने को ये लेंथ निकालना पड़ेगा पहले, फिर वहां पर अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा, उससे अच्छा हम डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। हाँ हाँ, तो बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपना ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर से फिर इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर इस कंडीशन का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, तो इस कंडीशन का डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन हमने यहाँ ऐसे कर लिया, तो वो और एक प्रोसेस बढ़ जाता है आपके पास। उससे बचने के लिए क्या करते हैं अपन, tan थीटा को जहां आर्क जैसा दिखे तो आर्क वाला यूज कर लेंगे। ये तो सब जगह यूज होगा, क्योंकि जैसा ही स्ट्रिंग आएगा और वो किसी एंगल पर आएगा तो आपको अप्रोक्सीमेशन यूज करना ही होगा। ये क्वेश्चन, when air is replaced by a dielectric medium of force constant k, the maximum force of attraction between two charges separated by distance decreased by k times increased by k times remains unchanged or becomes 1 by k square times. हाँ, एफ मीडियम यही वाला है कि एफ मीडियम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एयर अपॉन के। तो जब किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे तो एयर के कंपेरिजन में उस पर के टाइम्स फोर्स डिक्रीज कर जाएगा। और यहीं से थोड़ा बहुत याद है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी के टाइम्स डिक्रीज कर जाता, और इलेक्ट्रिक फील्ड को डी से डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दे तो पोटेंशियल आता, तो पोटेंशियल भी के टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी भी करेगा कि नहीं, सारी चीज क्यों नहीं, पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, चार्ज से तो मल्टीप्लाई करना होता। चलो नेक्स्ट की तरफ मूव करें। चलो बनाओ डायग्राम, आंसर पाओ। कंसीडर 3 चार्जेज q1 q2 and q3 each equal to q at the vertex of an equilateral triangle of side जिसका लेंथ l दिया हुआ। What is the force on a charge q with same sign as q placed at the centroid of triangle? The centroid, तो ये एक ट्रायंगल है, एक q चार्ज यहां रखा पड़ा, यहां पे रखा पड़ा, और इसका सेंटरोइड यहां कहीं बनेगा, मीडियन के मिड पॉइंट, सारे पॉइंट जहां मीडियन कट करेगा, और यहां पर रखा पड़ा है कैपिटल Q। तो पूछ रहा है इस पर नेट चार्ज क्या होगा, है ना। तो ये भी क्वेश्चन नहीं पूछा है नेट, और ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन पड़ा है, तो प्रोबेबिलिटी चांस में भी आने का बढ़ जाता है ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो जो पूछ चुका वो दोबारा नहीं पूछेगा, जो बच रहा वो पूछने का चांस उसके पास। तो इसके कारण यहां पर फोर्स रिपल्सन करके इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के कारण सेम नेचर ऑफ चार्ज है तो रिपल्सन करके इस कारण, और ये चार्ज किधर करेगा, इधर, और दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, ये और ये, और 120 डिग्री पर सेम मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड ही तो फोर्स लग रहा होगा, तो सम से क्या हो जाएंगे सारे जीरो, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर प्लस एफ वेक्टर प्लस
ए वेक्टर, और सारे एंगल कितना है एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री, तो नेट फोर्स सम क्या हो जाएगा 0। ये तो रटा गया होगा ना बहुत बार। और पेपर में आ गया तो बनाने बैठ जाएंगे वहां पे। हाँ, तो इस पे भरोसा रखेंगे। नहीं भी पता चल रहा है तो एफ और एफ 120 पे होगा, तो रिजल्टेंट कितना आता है एफ, और एफ पॉजिटिव, ये निगेटिव, कैंसल आउट। चलो नेक्स्ट, कंसिडर द चार्जेस q and minus q placed at the vertex of equilateral triangle of side A. What is the force on each charge? ये भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछा है नीट ने। एनसीईआरटी में है बट पूछा अभी तक नहीं है। तो ऐसा मान लीजिए, और यहां पर चार्ज q है, यहाँ पे चार्ज q है, और यहाँ पे माइनस q है, और साइड कितने का है a a a। इस पे बताइए, इस पे बताइए, इस पे बताइए, तीनों पे। तो पहले एक पर बताइए फिर बाकी दो निकाल लेंगे। किसका है इस पे, क्यों? इस पर बस सोचो, इस पर ये रिपल्सन इस डायरेक्ट में लगाएगा, और ये इधर ऐसा लगाएगा, और दोनों के बीच का एंगल कितना, तो रिजल्टेंट इधर है ना, तो जितना फोर्स एफ के बराबर। तो कलम कॉपी पे ड्रॉ नहीं किया ना, इसीलिए रिक्स में चला गया। चलो इस साइड सोचे तो ये इधर लगाएगा, और ये इधर लगाएगा, एंगल दोनों के बीच का, तो ये इधर। चलो माइनस क्यू पे बताओ, ये इस पर इधर, ये और ये एंगल कितना, तो ये कितना, और एफ का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। एफ का वैल्यू कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इस पे एफ के बराबर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर एफ के बराबर फोर्स लगेगा, और इसके ऊपर √3f का फोर्स लगेगा। तो याद रखना, दो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर 120 डिग्री पर प्लेस हो रहा तो रिजल्टेंट कितना सेम, जब 60 डिग्री पे होगा तो √3 टाइम्स, 90 पे होगा तो √2 टाइम्स। तो यही ग्रेविटेशन में पूछ सकता है क्वेश्चन ऐसा ही करके। √2 टाइम्स। चलो अब बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। उसमें सबसे पहला पॉइंट पढ़ने का होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इसके पास क्या होगा मैग्नीट्यूड और चार डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड और यहाँ क्या लिखें डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा अगर पॉइंट चार्ज हो तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डायरेक्शन के लिए बात करें तो
तो अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो अवे फ्रॉम चार्ज रेडियल आउटवर्ड लिख ले, और नेगेटिव चार्ज होगा तो रेडियल इनवर्ड। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से क्या होगा, ऐसा, और निगेटिव चार्ज होगा तो इस पर आते हुआ दिखेगा कि नहीं। तो एक तो पॉइंट चार्ज आपके लिए मेन है, दूसरा जो है कंडक्टिंग चार्ज है ना, कंडक्टिंग स्फीयर होगा हॉलो नेचर का, तो इसके ऊपर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली। तो इसमें तीन केस, इनसाइड, तो इनसाइड कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, सरफेस पे के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और आउटसाइड कि नहीं। चलो इतना लिखो पहले। और इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ हाँ पोटेंशियल लिख रहा हूँ, इस पर क्या आर स्क्वायर पॉइंट चार्ज जैसा ही ट्रीट करके काम कर लेंगे। तो जब भी किसी बॉडी के बाहर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहे पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या करते हैं, उस चार्ज को सारे को कहाँ ला के रख देते हैं, सेंटर पे, और सेंटर से डिस्टेंस एज ए पॉइंट चार्ज मान के सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, क्या आएगा ग्राफ। तो अगर ऐसा ले लें इलेक्ट्रिक फील्ड और ये आर, तो यहाँ से यहाँ तक 0, और यहाँ से ऐसा, और इस पर वैल्यू कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, चलो इनफिनाइट लाइन चार्ज के लिए 2 के लेमडा बटे आर, ये कोई लाइन चार्ज है जो इनफिनाइट नेचर का है, जिसका लेंथ पर यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा है। लेमडा का यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर। तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो कितना होता है, 2k लेमडा अपॉन आर, क्योंकि लेमडा में एक छुपा हुआ है। अगर कोई लाइन चार्ज है इन्फिनाइट लेंथ का, इन्फिनाइट चार्ज, उसका जो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ लेमडा, आर डिस्टेंस पे जाके कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कैसे लिखेंगे, 2k लेमडा अपॉन आर, जहाँ k क्या है वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इससे दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा तो अपनी तरफ खींचेगा, लाइन चार्ज डेंसिटी। एक रिंग के लिए लिख लो, जबकि तुम्हारे नीट में आज तक तो पूछा नहीं है कि अगर रिंग रहा जिसके ऊपर चार्ज Q है और उसका रेडियस R है, उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, सेंटर से x डिस्टेंस पे, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता, हाँ, और ऊपर में कुछ और होता। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, 2k/q(x) अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर। तो सेंटर पे यहाँ से देखे तो 0, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, और ये मैक्सिमम कब होता है,
हाँ, E is maximum at x equal to plus minus r by root 2. टू नहीं आएगा, सही बात है। चलो, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2। तो ये चीज मैक्सिमा कहाँ से निकला हुआ है? बस ये पार्ट का ऑलवेज याद रखना है कि मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, r/√2 पे। तो ये मैग्नेटिज्म में भी काम देगा प्लस ग्रेविटेशन में भी काम देगा, बट किसी समय पूछा आज तक नीट नहीं है। नीट मैक्सिमम हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर तक गया। चलो, an electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। फिगर ए, इसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज रिवर्स्ड keeping its magnitude unchanged and proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case. बताना है टाइम। काइनेमेटिक्स याद है? आंसर लिख लो जल्दी। फ्री फॉल करवाते हैं h हाइट से तो टाइम कितना लगता है? बस यहाँ g के बदले इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चीज आएगा, एक्सेलरेशन। तो हो गया, उतना ही करना। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन चल रहा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा E इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए फोर्स लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ई। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? ई कैपिटल ई बटे एम ई। तो टी इक्वल टू क्या होता है? √2h बटे जी। ग्रेविटी होता है तो जी, यहाँ ग्रेविटी है नहीं, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन ये डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ई कैपिटल ई और ऊपर चला जाएगा कि नहीं? अगर प्रोटॉन को गिराएंगे तो यहाँ पर मास ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा सिर्फ। चलो कैलकुलेशन करो, और टीपी लिखेंगे तो √2h mp अपॉन ई कैपिटल ई। क्या ये ई चार्ज के बारे में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो यहां से क्या दिख रहा? टाइम ऑफ फॉलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास दिख रहा। यहां से दिख रहा टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो जिसका कम मास उसको कम टाइम लगेगा, जिसका मास ज्यादा उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन को नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा, समय लगेगा कि प्रोटॉन को? प्रोटॉन को ज्यादा समय, क्योंकि उसकी मास क्या है? ज्यादा। ये क्वेश्चन एक पूछ चुका। चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है ऐसा ही, कौन सा सिचुएशन डेट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में देखे होंगे रेशियो 10⁻39 आ रहा था ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बहुत छोटा है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो नेग्लेक्ट इफेक्ट दिखा हुआ, नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता?
जी इसके साथ ऐड ऑन करना पड़ता क्योंकि वो भी नीचे की डायरेक्शन में लगता। और ग्रेविटी को नेगलेक्ट नहीं करो तो बहुत अच्छा सा चीज यहाँ से बनाया जा सकता। वो अच्छा नहीं बना रहे हैं अपने को। चलो नेक्स्ट करें। An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward directed electric field E. The direction of electric field is now reversed, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of electron in comparison to the time of fall of proton is a smaller, 5 times greater, equal 10 times greater. स्मॉलर सेम उसी तरह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही करेंगे तो अपना जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √2h m डिवाइड ई कैपिटल ई। सेम हाइट गिर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम लगा हुआ, चार्ज दोनों के ऊपर सेम, तो मास पे डायरेक्ट है, तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टाइम टेकन बाय प्रोटॉन इज ग्रेटर देन टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, तो कम टाइम लगेगा। तो अपने को क्या है, जब यही ग्रेविटी रहता तो मास के इंडिपेंडेंट होता वो, और उसमें क्या होता, दोनों को सेम समय लगता। चलो नेक्स्ट। A spherical conductor of radius 10 centimeter has a charge of 3.2 into 10 to the power minus 7 coulomb distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of a sphere? कौन सा, सारे का आ रहा ऑप्शन डी। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर है और कंडक्टर है, तो कंडक्टर के क्या होता है, तो उस पर जो भी चार्ज होगा वो कहाँ होगा, सरफेस पे। तो इस बात को नोट कर लेंगे कि ऑल द चार्जेज ऑफ अ कंडक्टर resides on the surface। तो इस पे Q चार्ज है और इसका रेडियस कितना है, अपने को निकालना कितने 15 सेंटीमीटर, तो पॉइंट क्या बन जाएगा, एक्सटर्नल, तो आउटसाइड द स्फीयर। जब आउटसाइड द स्फीयर होंगे तो क्या पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रखेंगे, उसके बाद पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, चार्ज का वैल्यू कितना है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर लिख लेते हैं का स्क्वायर। तो कितना होगा ये 9 इंटू 3.2 इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन 225 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो 10 टू द पावर 6, तो यहाँ से हो जाएगा 25, तो 3.2 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाई 25। अब इसका कितना आ रहा, कितना आ रहा, सही में ना,
10, 25, 1, 25 7 32, 25 दूना 50, 25 8 200, 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए। तो मिस्टेक कहाँ हुआ? तो यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़े। Two parallel infinite line charges with linear charge density plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance 2r in free space. What is the electric field midway between the two line charges? यहाँ r कर लो। चलो बताओ। कितना आ रहा? डी। चलो देखें। एक ऐसा करें, ये प्लस लेमडा, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, मिड पॉइंट आ जाए तो r पे, इसके कारण इधर कितना 2k लेमडा अपॉन, इसके कारण इसी, ये अवे करेगा ये अपनी तरफ, इसके कारण 2k लेमडा अपॉन, दोनों सेम साइड में। तो ई नेट कितना हो गया? 4k लेमडा अपॉन 4 इंटू के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा नीचे आर। तो कितना आ गया? लेमडा बटे पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना आ गया? लेमडा पाई। डी कहाँ गया? चलो इस तरफ सोचे आर डिस्टेंस पे। तो चलो एक यहां बताओ तो मुझे, इस पॉइंट पे, और ये सेंटर से डिस्टेंस दिया हुआ है 2r, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां होगा?
इस प्लेट के कारण सोचो तो इस लाइन चार्ज के कारण, प्लस के कारण कैसा डायरेक्शन, लेफ्ट की राइट, इस पॉइंट पे इस प्लस वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की राइट, प्लस वाले के कारण, इस प्लस लेमडा के कारण पूछ रहे हैं, दूर तो राइट की लेफ्ट कितना, 2k लेमडा अपॉन 3r, वहां से 3r की r, क्योंकि ये पॉइंट इस चार्ज से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे, क्योंकि एक r तो इधर भी है, तो यहां से 2r लिखा पड़ा। ये लेमडा से कितनी दूरी पर ये पॉइंट है, r ना, क्योंकि 2r तो हमने इस पॉइंट से लिखा, तो इससे r दूरी पे, और r दूरी पर होता है लेमडा के कारण, तो 2k लेमडा बटे r लिखते हैं, तो 2k लेमडा अपॉन r, माइनस लेमडा के कारण किधर, किस तरफ, डायरेक्शन पहले तो देखो, टुवर्ड्स द लेमडा, तो इसके कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 2k लेमडा, r देखना है, इससे कितने दूरी पर, r 2r 3r पे अपॉन 3r, कौन मजबूत, ये मजबूत, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आने वाला है, लेफ्ट साइड में, कितने से, 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 3 ऊपर भी 3, तो 6 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, यहाँ 2 है, तो कितना आ गया, 4k लेमडा अपॉन, ये नहीं, चलो इस पर एक क्वेश्चन और लिखेंगे, लिखे क्वेश्चन, दो इन्फिनाइट लाइन चार्ज, ये प्लस लेमडा, एक ये भी प्लस लेमडा, दोनों के बीच की दूरी 2 आ रही है, मिडवे पे बता दो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0, इस साइड ई नेट कितना हो जाएगा, 0, इस तरफ बताना, इस सरफेस से यहाँ पे 3r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, तो आपको बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, सोच सोच, कलम को भी चलाओ, नहीं नहीं नहीं, इस लाइन चार्ज से, हाँ ये इससे 3r डिस्टेंस पे, चलो इसके कारण लिखें, इधर ही आएगा, कितना आएगा, 2k लेमडा अपॉन 3r ना, इसके कारण मैंने पहले भी लिखा, चलो, और इसके कारण देखें तो 5r डिस्टेंस हो जाएगा इसके लिए, तो इसी डायरेक्शन में आएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 2k लेमडा अपॉन, दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में, तो 5 यहाँ से हो गया 10 और 3 16k लेमडा बटे, तो जब दो सेम नेचर के लाइन चार्ज को रखेंगे तो मिड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0, अपोजिट नेचर के होंगे तो 0 नहीं आएगा। चलो, a hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to the sphere at distance r
फ्रॉम द सेंटर। ऑप्शन आपके पास है इंक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर एंड फॉर आर ग्रेटर देन आर, 0 एज आर इंक्रीजेज फॉर आर लेस देन आर, डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फॉर आर ग्रेटर देन आर। कौन सा? सी। कितने लोग ऑप्शन सी पे हो? बी के लिए कोई नहीं? बी के लिए सारे लोग क्या निर्दलीय खड़ा हो क्या? आप जानते हो, बस इंग्लिश में है लिखा पड़ा है, बस इतना ही फर्क है। बना लो, हॉलो मेटल स्फीयर बनाएंगे। क्यों डरना? सवाल आपसे ज्यादा मजबूत नहीं है। ये मेटल स्फीयर है और हॉलो है, हॉलो मेटल स्फीयर, और इसके ऊपर चार्ज क्यू है। तो अपन क्या जानते हैं, इनसाइड में क्या होता है? इनसाइड हो गया आर लेस देन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। सरफेस पे आर इक्वल टू आर पे इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आउटसाइड आर ग्रेटर देन आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कमता जाएगा, तो आर ग्रेटर देन आर के लिए डिक्रीज करेगा जब हम आर डिस्टेंस को बढ़ाएं। तो आर फॉर ग्रेटर देन आर इंक्रीज करा रहे हैं, डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज। एक तो अपना दिख गया ये, और इन साइड में क्या दिख रहा? 0। तो आर ग्रेटर लेस देन आर रहेगा तो 0। तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें आपके नॉलेज की कमी नहीं है, इसमें आपके पैसेंस की कमी है। अंग्रेजी तो आता ही है, तभी तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट। टू पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 of magnitude +10 to the -8 coulomb and -10 to the power -8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A midpoint पे, B इसके, और C यहाँ पे। डायग्राम कॉपी में ड्रॉ करो, आंसर लिखो। क्या? हाँ, तो अब डायपोल की तैयारी चल रही है। तो ऐसा कोई चार्ज है, एक Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.1 मीटर। यहाँ +2 ऐसा रखा और यहाँ पे, तो पहला जो है इसके मिड पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ए पॉइंट बना। तो ये दूरी कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर, और ये कितना हो जाएगा? चलो यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। तो पॉइंट चार्ज के कारण क्या होता है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। फिर इस पॉइंट चार्ज के कारण लिखेंगे यहाँ पे, तो इसके कारण किधर? इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके कारण भी उसी डायरेक्शन में, तो नेट जुड़ जाएगा। तो E एट इलेक्ट्रिक फील्ड A इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ K, Q का वैल्यू दिया हुआ 10 to the power -8 अपॉन
आर 0.05 का कि नहीं। चलो क्या आ रहा है यहाँ से, 2 इंटू के का वैल्यू 9 न्यूटन टू द माइनस 9 इंटू 10⁻⁸ और ये कितना हो गया 25 इंटू -4। क्या आ रहा है कैलकुलेशन में, +9 -8 +1, ये चला जाएगा +5 और ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁵ डिवाइड बाई 25। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर ले, तो 72 25 जगह 100 ऊपर 2 चला जाएगा तो 3, 72 इंटू 10⁻³ न्यूटन का, न्यूटन पर कूलम। ए तक में कोई दिक्कत नहीं इसमें, पॉइंट चार्ज का खेल। बी पॉइंट पे बताओ, और बी पॉइंट जो रखा पड़ा है इस तरह से, इस चार्ज से 0.05 मीटर की दूरी पे ये बी पॉइंट है। तो बी पर मैं बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ तो इस चार्ज की वजह से रिपल्सन इस तरफ, उस चार्ज की वजह से इस तरफ, कौन बड़ा छोटा जल्दी देख के बताओ जल्दी। हाँ तो लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा वहां पर, कितना आएगा बताओ। कलम कॉपी तो चलाना ही पड़ेगा तभी क्वेश्चन डेटा मिलेगा आंसर। तो उसके लिए सोचेंगे, क्या सोचेंगे, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर 0.05 का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन 1.05 0.15 हो जाएगा ना का स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ से, k इंटू 10⁻⁸ कॉमन ले लें तो नीचे हो जाएगा 1.05 का स्क्वायर माइनस 0.15 का स्क्वायर। अब इसको अगर इतने मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 15 सेंटीमीटर दिख रहा, और ये कितना दिख रहा 5 सेंटीमीटर। क्या 15 सेंटीमीटर की तुलना में हम 5 सेंटीमीटर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नहीं। इसका मतलब ऐसे डायपोल नहीं बनेगा। ये इस बात का ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलती कराने के लिए एक क्वेश्चन पूछा हुआ है तुम्हारे 2022 में पूछा हुआ है, 2023 के पोटेंशियल में पूछा उसने कि जब कंपरेबल नहीं है, कंपरेबल रहेगा तो हम डायपोल ट्रीट नहीं करेंगे। और वो अप्रोक्सीमेशन है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ तो नेग्लेक्ट नहीं कर रहे, तो एक नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो हम ऐसा पॉइंट चार्ज ट्रीट करके सॉल्व करेंगे। जब नेग्लेक्ट करने की आ जाएगी एबिलिटी तो हम क्या करेंगे, डायपोल ट्रीट करेंगे। चलो सी पॉइंट जो है, सी पॉइंट के लिए सोचना, ए पॉइंट यहां है, चार्ज 10⁻⁸, 10⁻⁸ माइनस चार्ज के साथ
दोनों के बीच का डिस्टेंस मिड पॉइंट से 0 पॉइंट यहाँ पे C पॉइंट है, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ 0.1 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ 0.1 मीटर। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए तो। C पॉइंट पे वेक्टर जस्ट खेलो, आंसर पाओ। इसके कारण ये कैसा चार्ज है, ऐसा जाएगा, ये कैसा अपनी तरफ, ये एंगल कितना बनेगा 60 बनता दिख रहा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि डिस्टेंस सेम पे है। तो ई यहाँ भी, ई यहाँ भी, तो नेट इधर, और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, किसी एक के कारण किसी पॉइंट पे निकाल देंगे। तो के क्यू आर स्क्वायर, तो 120, 60 और 90 हमेशा याद रखना है। 120 हो, सेम मैग्नीट्यूड का दोनों वेक्टर है, सेम आएगा। 60 डिग्री है तो √3 टाइम्स आएगा, 90 डिग्री है तो √2 टाइम्स आएगा। तो आपको वो कैलकुलेशन से बचा देगा। ये हो गया 10⁻², के का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 प्लस 2, 9 2 11, 9 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। जब ऐसे क्वेश्चन दिखे, दो चीज देखना अपने को, कि जो है इस पॉइंट पे निकालना है, क्या वो दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम कंपेयर कर सकते हैं। अगर कंपेरेबल होगा तो हम डायपोल नहीं मानेंगे, पहली नज़र में दिखेगा प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो आप क्या करोगे, डायपोल मान लोगे। बट वो डायपोल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। होगा कब, जब डिस्टेंस जिस पॉइंट पे निकालना वो बहुत ज़्यादा हो और दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपेरिजन में। नहीं नहीं नहीं, ये डिस्टेंस अगर डी है ना, हाँ उसको अप्रोक्सीमेट कर, तो डायपोल स्पेशल केस ही बनता, उससे पहले डायपोल नहीं कहलाता। जब हम ये ट्रीट कर लेते हैं डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, तब डायपोल कहलाता है, उससे पहले डायपोल नहीं है, उससे वो पहले पॉइंट चार्ज जैसे ट्रीटेड है। तो इस बात का चेक कर लेना, तभी डायपोल का फॉर्मूला लगाना। इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक चार्ज माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है डी, और इसके सारे कैलकुलेशन कहाँ से चलते हैं, इसके मिड पॉइंट से, और इस मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस पे, तो इसके एक्सिस ही कहलाते हैं, तो ये एक्सियल लाइन हो गया, और इसके परपेंडिकुलर जाएंगे तो ये इक्वेटोरियल लाइन हो गया। और ये डिस्टेंस आर, इफ डी इज वेरी वेरी लेस देन आर, तो ई एक्सियल पोजीशन पे कितना होता है, के पी अपॉन 2 के पी अपॉन आर क्यू, और ई इक्वेटोरियल कितना होता है, के पी अपॉन आर क्यू। तो ये माइनस साइन के साथ, और डायपोल का डायरेक्शन ऑफ डायपोल कैसा होता है, -2
माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, और पी वेक्टर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी लिखे हैं तो डी। और आर एंगल थीटा पे रहे तो ये थीटा, ये आर डिस्टेंस, तो आर कॉमा थीटा पे 2 के पी कॉस थीटा बटे आर क्यू और के पी साइन थीटा बटे आर क्यू। तो ई एक्सियल पोजिशन पे बोलेंगे इसके लिए तो कितना हो जाएगा, 2 के पी कॉस थीटा आर क्यू। ई इक्विटोरियल बोले तो के पी साइन थीटा आर क्यू, और नेट बोलता है तो कितना, के पी बटे आर क्यू रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। उस पॉइंट पर पूछ ले यहाँ पे तो रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर के पी बटे आर क्यू, बट वहाँ जाएगा नहीं आपसे, इसी से मतलब है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, जबकि पॉइंट चार्ज के कारण क्या दिखता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये आपके मेन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है। इसी तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल रख दिए माइनस क्यू से प्लस क्यू ऐसा, इस पे क्या लिखता है, टॉर्क। तो टॉर्क कैसे लिखते हैं, पी क्रॉस ई, और इसके अंदर जब पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, माइनस पी डॉट ई कि नहीं। तो ये और वो 2 पॉइंट आपके लिए डायपोल में जरूरी है। चलो पहला क्वेश्चन, an electric dipole is placed at angle of 30 degree with electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equal to 4 Newton meter. Calculate the magnitude of charge on the dipole if dipole length is 2 centimeter. चलो तो टॉर्क के लिए पूछा, तो टॉर्क के लिए क्या होगा, P क्रॉस E होता, तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिख ले, पी ई साइन थीटा, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा के बराबर, और P इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q इंटू लेंथ इंटू ई साइन थीटा। टॉर्क, टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ 4, चार्ज का वैल्यू नहीं मालूम, लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100 मीटर के केस में। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर 5, और थीटा का वैल्यू 30, तो साइन 30। तो Q का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 2 2 2, और यहाँ क्या बचेगा 10 टू द पावर 3, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो Q का वैल्यू हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 10 पर पावर Q 2 मिली कूलम। तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत इसमें, चलो नेक्स्ट बढ़े।
नहीं आया समझ में? चलो ये लास्ट क्वेश्चन कर लो। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स जिसके पास पोलर मॉलिक्यूल्स बोले तो पहले से डायपोल होना पड़ेगा तभी पोलर कहला रहा। तो क्या होगा? हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। टू पॉइंट चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर। कैसे फर्क करेगा? 1/r क्यू, क्योंकि डायपोल के कारण ई एक्सएल कैसे लिखते हैं? 2kp/r क्यू, 1/r क्यू। एक एक लाइन का आंसर है, जल्दी बोलो। इफ ए डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट p इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क क्या होगा? p क्रॉस e। तो ऑप्शन नंबर फॉर्मूला ओनली। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो ई इक्वेटोरियल हो गया, और इक्वेटोरियल क्या होता है? kp/r क्यू। तो p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r के 1/3। कोई दिक्कत इसमें? चलो ये द फॉर्मेशन ऑफ ए डायपोल इज ड्यू टू टू इक्वल एंड डिसिमिलर पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड एट ए लॉन्ग डिस्टेंस की शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। दोनों चार्ज के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत छोटा। आज के लिए यही, थैंक यू।